मेरी एकमात्र बुआ की शादी कोलकाता के एक बहुत ही संपन्न और संयुक्त परिवार में हुई थी। मेरे दादाजी रेलवे में एक उच्च पद पर कार्यरत थे। बुआ की जब शादी हुई थी, मैं तो बहुत छोटी थी, पर याद है मुझे आज भी, बुआ को देखने एक साथ 15 लोग आए थे। इतने लोग आ रहे हैं देखने, ये सुनकर बुआ तो डर ही गई थी। एक दिन पहले से ही खाना पीना छोड़कर बैठ गई। बहुत टेंशन में रहने लगी। मैंने तो कहते हुए भी सुना था बुआ को, मैं सच धज कर इतने लोगों के सामने नहीं बैठ पाऊंगी। मुझे तो सच में डर लग रहा है। दादाजी से कह दिया था उन्होंने, पिताजी आप उन लोगों को यहाँ आने से मना कर दीजिए। नहीं, मैंने अपनी ज़बान दी है, मेरे लिए संभव नहीं है मैं उन्हें मना करूं। मेरा भी एक मान सम्मान है। जो भी हो, बुआ तो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं। बार बार मेरी माँ से कहती, ओ बड़ी भाभी आप ही कुछ करो ना, पिताजी को समझाओ ना। माँ सुनकर बोली, नहीं नहीं, मेरी तो हिम्मत नहीं है बाबूजी के सामने कुछ कह सकूं। दादाजी की बात ही आखिरी होती थी घर में सबके लिए। उन पर किसी का जोर नहीं चलता था, इसलिए बुआ की बातों का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। बल्कि दादाजी ने उन्हें समझाया था, तुम्हारी शादी की उम्र तो हो चुकी है, ग्रेजुएशन भी हो चुका है, आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है और रिश्ते भी ढूंढने पड़ेंगे। एक ही रिश्ते में शादी होगी ये तो ज़रूरी नहीं है ना। पर उस समय शादी कोई छोटी बात भी नहीं थी। बुआ सोचने लगी, पता नहीं लड़के वाले कैसे कैसे सवाल पूछेंगे। पर सच बात तो ये है, उस पीढ़ी की हमारे परिवार में बुआ सबसे छोटी बेटी थी। पिताजी से 9 साल की छोटी थी मेरी बुआ। सभी लोग बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन लड़की वाले बुआ को देखने आए। माँ तो बुआ को तरह तरह के टिप्स देने लगी। देखते ही लड़के वाली बुआ को पसंद कर लिए। दादाजी ने भी सोच लिया, इतना संपन्न परिवार, लड़का भी बहुत अच्छा नौकरी करता है, रिश्ता पक्का कर देना ही चाहिए। पर बुआ का डर, वो कहाँ जाए। इतना बड़ा परिवार, इतने सारे लोग, कैसे होगा ये सब। पर जन्म, मृत्यु और विवाह तीनों ही ईश्वर के हाथ में है। शादी के बारे में कौन कह सकता है कहाँ किसके साथ कब होगी। किस्मत में जो लिखा है वही होगा। बात पक्की हुई और धूमधाम से शादी भी संपन्न हुई। बुआ जब विदा हो रही थी, मैं खूब रोई थी। मैंने तो कह दिया था, बुआ को जाने नहीं दूंगी। माँ बोली, रो मत, तुम्हारी बुआ कुछ दिनों के बाद फिर यहाँ आएगी। बुआ घर आई। सभी लोग बहुत खुश हुए। दोपहर के खाने के बाद सब लोग बुआ को घेर कर बैठ गए। कितनी सुंदर लग रही थी मेरी बुआ। माँ ने कहा, हर लड़की सुंदर दिखती है शादी के बाद। सब लोग बड़े उत्साहित थे। पान चबाते चबाते दादी ने पूछ ही लिया, क्यों रे बिटिया, कैसे हैं तेरे ससुराल वाले। माँ, जितना मैं डर रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग इतने अच्छे हैं कि क्या बताऊं। 35 लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं, हंसी खुशी और बड़े मिलजुल कर रहते हैं। एक साथ रहने का जो खुशी है ना, वो मैं बोल कर नहीं समझा सकती। मेरी अच्छी किस्मत और तुम सबका आशीर्वाद है जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। क्या बोल रही हो तुम? 35 लोग एक साथ, कैसे संभलता होगा सब कुछ? हाँ माँ, ठीक बोल रही हो। कौन नहीं जानता वह मजुमदार परिवार को। कितना बड़ा घर, बड़े बड़े कमरे। सच माँ, किस्मत से ही ऐसा घर मिलता है। अरे हाँ, असली बात तो मैंने अभी तक बताई ही नहीं। अब सब बुआ की ओर देखने लगे। पता है माँ, मेरे ससुराल में ना एक बड़ा ही सुंदर नियम है। वो क्या? शादी के 2 दिन बाद जब सब सारे रिश्तेदार जा चुके थे, मैं सुबह जल्दी ही उठ गई। पर घर के सारे लोग तब तक उठे भी नहीं थे। मैंने सोचा रविवार है, शायद इसलिए देर तक सो रहे हैं। नहा धोकर मैं सीधा रसोई में चली गई। क्या देखती हूँ पता है? मेरे डेप्यूटी मजिस्ट्रेट ससुर जी
एक बड़ी सी पतीली में चाय बनाने के लिए पानी ओवन पर चढ़ा रहे हैं। मैं तो दंग रह गई। उनको चाय बनाते देख मैंने पूछ ही लिया, बाबूजी ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं? ससुर जी मेरी तरफ देखते हुए बोले, चाय बना रहा हूँ बहू। चाय आप क्यों बना रहे हैं? ये एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, आप प्लीज़ छोड़ दीजिए, मैं बना देती हूँ। नहीं बहू माँ, चाय तो मुझे ही बनानी पड़ेगी। क्यों? आपको क्यों बनानी पड़ेगी? अरे हाँ, तुम्हें तो किसी ने बताया ही नहीं होगा, यही हमारे घर का नियम है। आज रविवार, सब कुछ थोड़ा अलग अलग सा होगा। तुम्हारा तो पहला रविवार है ना इस घर में। ऐसे ही हर रविवार के दिन इस घर के सारे महिलाओं को काम से छुट्टी दी जाती है। तुम देखना, सब देर से उठेंगे आज। रविवार का सारा काम का दायित्व इस घर के सारे पुरुषों का है। ये जो तुमने देखा, आज के सुबह की चाय बनाने का दायित्व भी मेरा ही है। मैं चाय बनाकर दूंगा, इसके बाद बाकी सारे काम, घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, सब कुछ पुरुषों को ही करना है। ये सब कुछ सुनकर मैं और आश्चर्य हो गई। मैंने पूछ लिया, सब काम पुरुष ही करेंगे तो घर के काम करने वाले क्या करेंगे? आज उन सबकी भी छुट्टी है। उसके बाद ससुर जी चित्रगुप्त के बही खाते की तरह एक बड़ी सी नोटबुक निकालकर मुझे दिखाते हुए बोले, ये देखो आज किस किस को क्या क्या काम करना है। वो बोले, हर दिन तो ये महिलाएं ही पूरे घर को संभालती है, ये एक दिन उनकी छुट्टी है। आज का दिन वो कैसे बिताएंगी वो वही तय करते हैं। शाम को घर की सारी महिलाएं घूमने जाना, मूवी देखना, थिएटर जाना, जो उनका मन चाहे वो करते हैं, पर हमें सिर्फ बता देते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। रविवार का मेन्यू भी घर की महिलाओं के पसंद का होता है। घर के सारे पुरुषों को हर काम करना होता था और शुरू से ही उन्हें सब सिखाया जाता है। सिर्फ लड़कियां ही क्यों घर का काम सीखे, लड़के काम नहीं सीखेंगे ऐसा कहाँ लिखा है? अच्छा, तुम तो उठ गई हो, तुम्हारे वो लाट साहब कहाँ हैं? वो तो सो रहे हैं अभी भी। ठीक है, जब तुम आ ही गई हो तो चाय का कप लेती जाओ और उसे कहो आज रसोई साफ करने का दायित्व उसका है। वैसे याद होगा ज़रूर उसे, फिर भी तुम एक बार याद दिला देना। चाय का कप लेकर अपने कमरे तक जाते जाते मैं सोचती रही, महिलाओं के लिए इतना भी सोचा जाता है। परिवार के लिए करते करते ये महिलाएं खुद की सुख सुविधा सब कुछ भूल जाती है, अपना ख्याल रख ही नहीं पाती। वहीं इस मजुमदार परिवार का ये कितना सुंदर नियम है। परिवार का काम पुरुष और महिलाओं में नहीं बटा है। एक अभूतपूर्व अनुभूति से मेरा मन भर उठा। उस दिन के बाद से आज कितने साल गुजर गए, पर बुआ के परिवार का ये सुंदर नियम आज भी चल रहा है, बिना किसी बदलाव के। बुआ के 2 बेटे काफ़ी बड़े हो गए हैं दोनों। बड़ा बेटा नौकरी भी करने लगा है, पर बुआ के घर का वो ट्रेडिशन आज भी चल रहा है पहले की तरह, और शायद चलता भी रहेगा। कॉम्पोजिशन सरजीत घोष, ट्रांसलेशन एंड नरेशन प्रतिमा। Thank you for watching and listening. Please subscribe to the channel and like the videos. Thank you.